Hello, everybody. A very good afternoon to everyone. Namaste. Hope everybody is doing well. So आज हम rejoinder समझेंगे कि हम एक rejoinder कैसे फाइल करते हैं, which is very very important under the legal parts. So अभी आपके सामने ये visible होगा screen and this is the documentation which is approximately of 30-35 pages where I'll explain you that how you have to present a rejoinder and क्या क्या आपको legal parlances use करने होते हैं in the court of law. So ये एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन है हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का, एंड हम ये समझेंगे कि एक रीजॉइंडर हम किस वे में लिखते हैं और उसके पर्टिकुलर्स क्या होते हैं. सो पहला सवाल यही आता है कि व्हाट इज़ अ रीजॉइंडर. सो रीजॉइंडर एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स, दैट इज सेकेंड प्लीडिंग्स. सो अभी आपके दिमाग में आएगा कि ये सर सेकेंड प्लीडिंग एंड फर्स्ट प्लीडिंग क्या होता है. सो आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं ये समझा दूँ कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता है अगेंस्ट पार्टी ए एंड पार्टी बी के बीच में कोई भी एक डिस्प्यूट है, सो पार्टी ए अपना कंटेंशंस रेस करेगी और वो एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन फाइल करेगी अगेंस्ट पार्टी बी विच इज़ टर्म्ड एज प्लेंट, PLAINT, प्लेंट. तो जब पार्टी ए अपना लीगल डॉक्यूमेंटेशन फाइल करेगी पार्टी बी में, पार्टी बी के अगेंस्ट, तो वहाँ पर ये रेज होंगे कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं. सो जो डिस्प्यूट्स होगा कोर्ट ऑफ लॉ में वो जाते हैं और लॉर्डशिप के सामने प्रेजेंट करते हैं कि योर लॉर्डशिप ये चीज़ें हमारे बीच में डिस्प्यूट है, ऐसे ऐसे हमारी कहानी थी और आप हमें रिलीफ ग्रांट कीजिए. ये पार्टी ए पार्टी बी के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाएंगे. सो दैट इज़ टर्म्ड एज प्लेंट. अब यहाँ पर पार्टी बी चुप तो बैठेगी नहीं. सो ऑब्वियसली वो अपना डिफेंस स्टेटमेंट निकालेंगे. वो ये बोलेंगे कि नहीं लॉर्डशिप्स, ऐसा ऐसा जो पार्टी ए हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं. और उसका वो रिटन डॉक्यूमेंटेशन हम टर्म देते हैं रिटन स्टेटमेंट, उसको हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं. सो व्हेन ए पार्टी फाइल्स अ प्लेंट अगेंस्ट पार्टी बी, देन पार्टी बी फाइल्स अ रिटन स्टेटमेंट अगेंस्ट पार्टी ए, एंड आउट हियर ये फर्स्ट प्लीडिंग्स होती हैं. इसके बियॉन्ड अब ऑब्वियसली जब हमने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया है तो उसका भी कोई रिप्लाई करेगा पार्टी ए, फिर उसके रिप्लाई का रिप्लाई करेगा पार्टी बी. सो ये होते हैं subsequent pleadings. The first pleading is plaint versus written statement, and going beyond written statement is the subsequent pleadings, which are termed as rejoinders, replication under the Civil Procedure Code. So ये मैंने आपके simplification के लिए समझा दिया है कि rejoinder का मतलब होता क्या है. So it is the second pleading in the court of law that is being done by one party against the other party. सो ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, ये हमने एक ओरिजिनल कमर्शियल जुरिस्डिक्शन दिल्ली हाई कोर्ट में हमने ये प्रेजेंट किया है और ये मैटर 2021 का है एंड ये ए वर्सेस बी के बीच में हुआ है. एंड यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर लिखना होता है, इंडेक्स बनाना होता है कि ये आपको कहने की कोशिश क्या कर रहा है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू मेंशन. सो रीजॉइंडर ऑन बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ टू द रिप्लाई ऑफ एप्लीकेशन अंडर, ये आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि कौन सा सेक्शन लगेगा, किस तरीके से वो प्रेजेंट होगा. नॉट नीडेड. यू जस्ट हैव टू सी दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल लेआउट ऑफ फाइलिंग अ रीजॉइंडर. सो ये आपका प्रेजेंटेशन होगा और प्रूफ ऑफ सर्विस होंगे और पेज नंबर 1 से 34 तक आप रिप्लाई करोगे कि जो भी डिफेंडेंट ने हमारे ऊपर एप्लीकेशन के थ्रू एलिगेशंस लगाए हैं, जो भी उनने रिप्लाईज भेजे हमें, वो बिल्कुल बेसलेस हैं, दोज आर रॉन्ग एंड हियर बाय डिनाइडफुल. सो ये हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आपको एक इंडेक्स लगाना होता है. यहाँ पे जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जहाँ से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, एडवोकेट्स का यहाँ पर नाम होगा एंड हियर इट इज़ द डेट दैट हैज़ टू बी मेंशन. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे. जब भी हम ईमेल डालते हैं तो वी काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड थ्रू अ सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल. सो दिस इज़ द ईमेल का ये रिटन पार्ट विच हैज़ टू बी केप्ट इनटू नोट. एंड देन हम लोग बताते हैं कि ये प्लेंटिफ की तरफ से हम फाइल कर रहे हैं अगेंस्ट द डिफेंडेंट का कुछ एप्लीकेशन. एंड उस रिगार्ड में हम कोर्ट ऑफ लॉ को, क्योंकि ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ लॉ को पता है उनने प्लेंट हमने फाइल की है, उसके अगेंस्ट रिटन स्टेटमेंट आए, तो कोर्ट ऑफ लॉ को बेसिकली मोटा मोटा पता है कि क्या डिस्प्यूट चल रहा है. बट टू अगेन प्रेजेंट इट इन द मोस्ट प्रिसाइज एंड क्रिस्प मैनर, वी ऑलवेज मैंशन कि हमारा मैटर क्या है. इट इज़ रिगार्डिंग द सूट दैट हैज़ बीन फाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडमार्क. आप इतना जान लीजिए कि ये ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है अगेंस्ट पार्टी ए एंड पार्टी बी के बीच में, एंड दैट इज़ द रीज़न कुछ हमने मांगे की हैं. आगे बढ़ते हैं हम. यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ. पैराग्राफ 1, 2, 3 and 4 आर द बेसिक पैराग्राफ्स. दैट इज सॉर्ट ऑफ एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो आप कोर्ट ऑफ लॉ को बताना चाहते हैं. उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी ज़्यादा, उसमें बस आपकी अपनी बातें होंगी कि इनने चोरी किया हमारे कुछ
वॉलेट हमसे चुरा लिया है, इस दौरान चुराया हुआ है और हमने ये एलिगेशंस लगाए। सो दैट इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन। कैसे चुराया, कब चुराया, क्यों चुराया, दैट इज़ द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी विच वी विल मूव ऑन टू द प्रिलिमिनरी सबमिशंस। सो यहाँ पर हमने फर्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है, पैराग्राफ 2, 3 and 4 में हम केवल डिनाई करते हैं। So plaintiff denies the contents of the present reply and so an application order, and it is humbly submitted that any averment contained in the reply which is not specifically admitted is deemed to be denied. हम यही कहते हैं कि हम सारी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो ऑब्वियसली हम अपनी तरफ से जो भी हम डिनाइल्स रख रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी पैराग्राफ इज बीइंग सीन फ्रॉम आवर एंड दैट इट इज़ अ डिनाइल बिकॉज द अदर पार्टी हैज़ पुट अ रॉन्ग एलिगेशंस अगेंस्ट अस। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर रिप्लाई करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं द प्लेंटिफ वेहेमेंटली डिनाइज ऑल द अवर्मेंट्स एंड प्लीडिंग्स पुट फॉरवर्ड बाय डिफेंडेंट नंबर 2। यहाँ पर हम बोल रहे हैं डिफेंडेंट नंबर 1 और इसमें 2 डिफेंडेंट्स हैं 1 and 2, उनके अगेंस्ट जो भी हमने बोला है और उनने जो हमारे अगेंस्ट बातें रखी हैं वो बिल्कुल बेसलेस है। एंड दिस इज़ व्हाट 1, 2, 3, 4 आर पैराग्राफ्स ऑल अबाउट। मूविंग फॉरवर्ड, प्रिलिमिनरी सबमिशंस होता है। तो यहाँ पर हम कोर्ट को बताते हैं कि देखिए सर, हमारे बीच में एक ट्रस्ट डीड साइन हुई थी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब भी आप कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आप ट्रस्ट डीड होता है, अंडरस्टैंडिंग का मेमोरेंडम होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक क्लॉजेज होते हैं विच यू हैव टू फॉलो, और वो हमने यहाँ पर डेट के साथ मेंशन किया है कि ये सो एंड सो हमारे बीच में एक साइन हुआ था डॉक्यूमेंटेशन, एंड उसके तहत हम वो डॉक्यूमेंटेशंस को हाईलाइट करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोर्ट को ये बताएं कि ट्रस्ट डीड क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या था, क्या क्या क्लॉजेज उस पार्टी ने रेज किए, हमारी पार्टी ने रेज किया और हमने म्यूचुअली डिसाइड किया है। यू हैव टू रिमेंबर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट डीड हैज नॉट बीन डन बाय वन पार्टी अगेंस्ट द अदर, इट इज़ म्यूचुअली बीइंग डिसाइडेड। एंड यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि कोई ट्रेडमार्क है राठी नाम का, उसके ऊपर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। अब आप ये येलो में देख सकते हैं, दीज आर द लीगल पार्लेंसेज एंड द लीगल लैंग्वेजेस दैट आर बीइंग नीडेड। एंड ये हम इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि हम एट द आउटसेट इट इज़ सबमिटेड अकॉर्डिंगली, ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करें, बिकॉज हम कोर्ट के सामने एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस कभी नहीं करते हैं, हम फॉर्मली सब चीज़ प्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज़ द फॉर्मल लैंग्वेज जो आपको वक्त के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ, डॉक्यूमेंटेशन जब आप ड्राफ्ट करेंगे तब आपको उसमें आपका हाथ सीधा हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, हमने यहाँ पे बताया कि हमारे MOU में क्या क्या था, एंड यही हमने सारा वर्बटम उनको लिखा है। और जो जो आपको बोल्ड पोर्शन नज़र आ रहे होंगे, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम कोर्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं। कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है टू रीड एवरीथिंग, कोर्ट उतना ही देखेगा जितना आप दिखाना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ का पार्ट है। कोर्ट के पास वक्त बहुत कम रहता है, एंड द मोर यू प्रेजेंट द मोर दे विल लुक, but they will more ignore the points because you might have not presented the value points on which your contentions are being raised. आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने प्रेजेंट तो बहुत किया, वो सब देख लेंगे, बट जो ब्लैक में है दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यही हमने ये क्लॉजेस बस इसको छाप दिए हैं जैसा है, इसमें हमने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। देन हमने पैराग्राफ 8 में लिखा है, इट इज सबमिटेड दैट ऑल द क्लॉजेस ऑफ MOU आर हियरिन above must be read in harmony in order to ensure that the interests of the members of the Rathi family are adequately protected. हमने ये देखा है in harmony, जैसे मैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा था, म्यूचुअली हमने ये MOU साइन करा है, वही हमें ये देखना है कि हम कोर्ट को बोल रहे हैं कि आप हार्मनी में ही इसको इंटरप्रेट करें। मूविंग फॉरवर्ड, हमने यहाँ पर सारे एलिगेशंस लगाए हैं और इन्हीं पैराग्राफ्स में बस ये कंटेंशंस रेज होता है। तो पहला पैराग्राफ होता था 1 से 4 तक, विच टॉक्स अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। उसके बियॉन्ड हम MOU को एक्सप्लेन करेंगे, फिर अपने कंटेंशंस रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इलीगल यूज़ ऑफ द मार्क। हम यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि डिफेंडेंट 1 ने क्या किया है, जो कि हम पैराग्राफ 12, 13, 14, 15 में हम एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। फिर हम लोग डिफेंडेंट नंबर 2 के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाएंगे कि उनने कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द रोलिंग मिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उनने कुछ ऐसा किया नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न हम उनके डिनाइल्स को, उनके क्लेम्स को हम डिनाई करेंगे। एंड यही चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो येलो पोर्शन है मैं वहाँ पर रुक कर आपके लिए रोक भी रहा हूँ स्क्रीन, जिससे कि आप उसको पढ़ सकें, आप अंडरस्टैंड कर सकें कि मैं क्यों इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, हम यहाँ से पैराग्राफ 12 पे बढ़ेंगे, कोल्यूजन बिटवीन द डिफेंडेंट नंबर 1 एंड डिफेंडेंट नंबर 2 विद रिगार्ड टू द ट्रस्ट डीड एंड MOU। यहाँ पर हम लोग ने अपने पुट फॉरवर्ड किए हैं कि कुछ MOU और कुछ ट्रस्ट डीड में कुछ ऐसा मैल फंक्शन था फ्रॉम द अदर साइड विच दे आर नॉट फॉलोइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और यही हम आगे इसको पैराग्राफ में लिखेंगे। अब यहाँ पर हम प्रामाई फिसाई केस हम बैलेंस बनाना चाहेंगे कि जो जो हमने ऊपर बातें रखी हैं वो प्लेंटिफ के कंसिडरेबल है, प्लेंटिफ उस बातों से अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहा है,
and that is the reason it is favoring the plaintiffs and not the defendants. It is submitted, जैसे यहाँ पर लिखा है, it is submitted that defendant number 2 continues to illegally use the trademark is also liable to be injuncted from using the trademark राठी. हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि डिफेंडेंट ने गलत किया है, जो ऊपर है वो सब गलत है, उसके साथ साथ भी कंटिन्यूटी मोनोटोनस गलतियाँ हो रही हैं डिफेंडेंट की तरफ से. एंड हम यहाँ पर आखिरी में, अब जब आप यहाँ पर, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ यहाँ से, जब ये वाले पार्ट आ जाते हैं, इससे पहले हमने अपनी बातें रखी हैं, हमने उनके ऑर्डर पे, उनकी बातों पे हमने कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा है, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी बातों पे रखा है. बट यहाँ पर आपको ये जानना पड़ेगा कि उनकी बातों पे हम कैसे डिनाई करते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हम हर पैराग्राफ वाइज हम डिनाई कर रहे हैं, रिप्लाइज आर रॉन्ग एंड डिनाइड. एंड आपने जितने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है कि हम डिनाई हर पैराग्राफ को करें. हो सकता है ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट स्टिल वी हैव टू डिनाई. इफ़ वी एक्सेप्ट इट, इफ़ वी आर साइलेंट, देन इट्स मोर लाइकली वी आर एक्सेप्टिंग द सेम. एंड दैट इज़ व्हाट द कोर्ट इज़ ऑल अबाउट. हमने यहाँ पैराग्राफ 3, 4, 5, हमने सारे पैराग्राफ्स में यहाँ पर अपने कंटेंशंस रेज किए हैं. हमने रिप्लाई भी किए हैं. डिफेंडेंट नंबर 2 ने कुछ अपने एप्लीकेशंस में लिखे होंगे, उसके रिप्लाई हैं. फिर मूविंग फॉरवर्ड, एंड these are not that important because these are little situational and circumstantial basis, and that is the reason I'm not stopping the screen on these paragraphs, because आपको केस पता चल गया कि ट्रेडमार्क एंड राठी के बीच में है, कुछ ट्रेडमार्क राठी से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट है. एक पार्टी कुछ उसको यूज़ कर रही है मैलिफाइड वे में, और जो कि उसको नहीं करना चाहिए, उसी के बेसिस में हम अपने कंटेंशंस रेज कर रहे हैं. तो ये आपका डिवीजन हो जाता है कि आप इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखें, फिर एमओयू एंड ट्रस्ट डीड में क्या क्या कंटेंशंस रेज हुई हैं वो लिखें, फिर डिफेंडेंट नंबर 1 एंड डिफेंडेंट नंबर 2 ने कुछ गलतियां की हैं वो बताएं, और उसके बाद आप पैराग्राफ रिप्लाई करें कि हर पैराग्राफ में उनने, जहाँ पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे नंबरिंग खत्म हो जाती है तो हम अल्फ़ाबेटिक यूज़ करते हैं. पैराग्राफ W में क्या रिप्लाई किया है, पैराग्राफ X पे क्या रिप्लाई किया है उन लोगों ने, सब डिनाई है, सब डिनाइल है. जहाँ एक्सेप्टेंस होगा वहाँ एक्सेप्टेंस होगा, जहाँ मोस्टली 95% इट्स ऑफ सॉर्ट ऑफ डिनाइल्स. तो हम इसी बेसिस में अपने कंटेंशंस को रेज करते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ से आपको जितने भी पैराग्राफ नजर आएंगे टिल पैराग्राफ 53 वी आर डिनाइंग ऑल द क्लेम्स. एंड मूविंग फॉरवर्ड कुछ मेरिट बेस्ड होते हैं, जहाँ पर हम रिस्पॉन्स ही नहीं देना चाहते, क्योंकि इसमें कुछ इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स देने लायक है नहीं. हो सकता है कुछ एफिडेविट होगा, हो सकता है कुछ अटैचमेंट एनेक्चर्स होंगे, उनको हम कैसे डिनाई करेंगे, बिकॉज वो कोई सॉर्ट ऑफ एविडेंसेस है. वो एविडेंस कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट करना है, हमें इंटरप्रेट नहीं करना है. और वही हमने यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की हैं. डिफेंडेंट नंबर 1 एंड डिफेंडेंट नंबर 2 ने क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं. These are very very important and very very technical to be understandable, and that is the reason we end paragraph 20 and paragraph ये हमारा reply का 75 है. On this basis we are categorically mentioning कि जो ऊपर हमने कहा है वो हमने ट्रस्ट वे में कहा है, हम उस चीज़ को, उस बात से सहमत रखते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि जो डिफेंडेंट हैं 1 and 2 वो दोनों ही गलत हैं. सो अपेरेंटली ये कोर्ट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये जो मैटर है वो प्लेंटिफ की तरफ टिल्टेड है. दैट इज़ द रीज़न वी शुड गेट द डिसीजन इन आवर फेवर. एंड यहाँ पर हम फिर डेट लिखेंगे और यहाँ पर हम सिग्नेचर साइन करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. अब तो आपको समझ आ गया होगा कि एफिडेविट हम क्यों फाइल करते हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक अ प्रूफ कि हम कोर्ट ऑफ लॉ को बता रहे हैं कि हम, क्योंकि ये जो भी रिटन है ये सब सागर चंद्रा एंड एडवोकेट्स की तरफ से, एसोसिएट्स की तरफ से हैं. ये मैंने वर्बटम नहीं लिखा है, मैं वर्बटम यहाँ से केवल सैंक्शन कर सकता हूँ. सो दीज आर इंपॉर्टेंट एंड द वेरिफिकेशन इज बीइंग डन एंड द सिग्नेचर इज बीइंग डन. सो आई होप दिस हैज़ लाइक मेड इट वेरी क्लियर फॉर यू. एंड जहाँ जहाँ आपको कुछ ऐसा डाउट्स होगा, मोस्ट वेलकम टू आस्क मी. सो दिस इज द रीजॉइंडरिंग एंड द फाइलिंग एंड द हाउ यू प्रेजेंटेड. थैंक यू. हैव अ गुड डे.